हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देव दुबे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम इस वीडियो में उन 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उन 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो या किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे वो मैं 25 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करूँगा। उन क्वेश्चंस को हम कुछ इस तरह डिस्कस करेंगे कि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी क्लियर हो सके। जैसे अगर उसमें कोई केस लॉ है तो उस केस लॉ को भी हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पहला पार्ट है। इसमें हम और क्वेश्चंस भी लाते रहेंगे, साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट पे भी क्वेश्चन आते रहेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डज नॉट सपोर्ट द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो फेडरल कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो होता है, शक्तियों का जो विभाजन होता है, वो फेडरल कैरेक्टर है। ठीक है, फेडरल चीज का ही एक प्रतीक है। जब फेडरल स्टेट होता है, फेडरल गवर्नमेंट होती है, तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, जैसे कि इंडिया या अमेरिका में। दूसरा, अथॉरिटीज ऑफ कोर्ट। जो कोर्ट की अथॉरिटी होती है वो अपने आप में एक डिसाइडिंग फैक्टर, अगर कोर्ट वहाँ की सुप्रीम है तो फेडरल कोर्ट फेडरल कैरेक्टर ही है, जैसे कि इंडिया में या तो अमेरिका में। इसके अलावा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल स्टेट में हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सुप्रीम होता है। ठीक है, तो ये भी एक कैरेक्टर है, फेडरल कैरेक्टर। तो ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी सिंगल सिटीजनशिप, ये फेडरल कैरेक्टर नहीं है। आप अमेरिका में तो डुअल सिटीजनशिप देखते हैं, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप देखते हैं। तो फेडरल कैरेक्टर में क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप नहीं होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। इसमें यह है कि लिस्ट 1 है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, और लिस्ट 2 जिसमें आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, इनको आपको मैच करना और बताना है कि क्या कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है, क्या वो अरेंजमेंट सही है। नीचे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो पहला हम डिस्कस करते हैं। पहला जो उसका है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग बाय ऑल कोर्ट्स, ये किस आर्टिकल में कहा गया है। तो बिल्कुल सही, 141 में कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा वो सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग हो, जो भी उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या कोई लोअर कोर्ट हो। इसके अलावा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये भी 143 में दिया है, ये भी करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू करने की पावर वो 137 में, ये भी सही है। और एसएलपी 136 में। यानी जो चारों जो मैच द फॉलोइंग है वो करेक्ट है। तो इसमें हमारा आंसर होगा ए बी सी डी, जो अरेंजमेंट है ए बी सी डी। तो ये हमारा ऑप्शन 1 सही हो गया। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर। ये किसने दिया है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो मॉन्टेस्क्यू ने दिया। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, वो हमने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आर्टिकल 51A। जो आर्टिकल 51 है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 51A में है क्या। तो 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो आपको सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद होनी चाहिए। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उसको उसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। उसमें जो क्लॉज की ऐड किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपने आप को आप देखेंगे कि जब इंदिरा गांधी जी थी तो उन्होंने ऐड किया। ठीक है, उसके बाद उसमें फर्दर अमेंडमेंट करके एक एडिशनल जो 11वें नंबर की ड्यूटी है उसको ऐड किया गया। तो जो क्लॉज के है वो कब ऐड किया गया, किस अमेंडमेंट नंबर से। तो इसका ऑप्शन है 73, 85, 86 और 93। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 86 अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन को, मतलब जो राइट टू एजुकेशन है, आप एजुकेशन देने की जो दायित्व है उसे ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रूप में। जो ऑप्शन इसका 4th क्वेश्चन का सी करेक्ट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब इनमें से किन केसेस में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को बेसिक स्ट्रक्चर माना है सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जानना है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होता है, किन किन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने किन किन चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर माना है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन को किस में माना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको ये जानना है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को। तो बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती से आया, आपको पता होगा। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है जिसे बेसिक स्ट्रक्चर माना गया, उसे इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण में माना गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण में इलेक्शन के तरीकों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ये चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर बताई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
इस केस में जो नारायण थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के जो इलेक्शन था उसको चैलेंज किया था। ये कहा था कि उन्होंने मैल प्रैक्टिसेस की है और इसलिए वो इलेक्शन जीती है। उन्होंने गवर्नमेंट की जो सुविधाएं थी, जो हेलीकॉप्टर था, वो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की अपनी रैली में, और इसके थ्रू उन्होंने अपना इलेक्शन जीता है। तो इन सब ग्राउंड पर जब ये सारी केस चली सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने उसी के दौरान कहा कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो केस था, ये अपने आप गलत आंसर हो जाता है, क्योंकि इस केस में, मिनर्वा मिल वाले केस में, मिनर्वा मिल नाम की एक मिल थी जिसको नेशनलाइज किया जा रहा था, और नेशनलाइज को जब चैलेंज किया गया तो उसको उठा उठा के शेड्यूल 9 में डाल दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। तो ये केस टोटली डिफरेंट है, ये इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत है। तो करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट रिलेटेड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ठीक है, तो आपको इसमें ये जानना होगा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या होती है। देखिए, जब कोई स्टैट्यूट्स जो होता है वो वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर उसे सेपरेट किया जा सकता है, उसके उस पर्टिकुलर प्रोविजन को सेपरेट किया जा सकता है जो वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, या फिर कोई ऐसा लॉ है जो वायलेट करता है किसी अपना हायर लॉ को, ठीक है, तो उसे अगर सेपरेट किया जा सकता है तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी काम में आती है। उसे सेपरेट कर दिया जाता है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड डिक्लेयर होता है, बाकी पूरा एक्ट वैलिड होता है। तो ये जो डॉक्ट्रिन है किस केस में यूज नहीं की गई है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 6 में। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट रिलेटेड टू। देखिए, ए के गोपालन का केस, इसमें क्या है, ये डॉक्ट्रिन यूज की गई है या नहीं की गई है। बिल्कुल, इस केस में ये डॉक्ट्रिन यूज की गई है, सेपरेट किया गया था कि कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा, कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड होगा। क्योंकि इसमें जो चैलेंज किया गया था वो अरेस्ट को चैलेंज किया गया था, जो डिटेंशन किया गया है, एक एक्ट को लाया गया था जिसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन था वो वायलेटिव था कॉन्स्टिट्यूशन को, सेक्शन नंबर 14 आई गेस। उस सेक्शन को रिपील कर दिया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, बाकी पूरे एक्ट को वैलिड माना गया था। तो ये तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। RMDC वाले में भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी काम में आता है। RMDC जो था मैसूर की एक, मतलब एक स्टेट था उस समय मैसूर, तो मैसूर के स्टेट में एक लॉ बनाया जिससे उसने टैक्सेशन की जो पावर थी, ठीक है, खास करके जो ऐसे मतलब प्राइज वाले जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, इन सारे चीज़ों में जो टैक्सेशन की पावर थी उसके पास अपने ले लिया था। तो सेंट्रल का भी एक प्राइज कंपटीशन एक्ट था, तो उसमें और इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो कौन सा प्रिवेल करेगा, उसमें कौन सा प्रोविजन वॉलेटिव माना गया, ये सारी बातें इसमें डील की गई थी। तो ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी से डील करता है। लेकिन जो तीसरा केस है, मैंने आपको बताया मिनर्वा मिल, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात नहीं उठी थी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो मिनर्वा मिल है। क्योतो होलोहान में भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया था। इसमें बेसिकली क्या किया था, क्योतो होलोहान वाले केस में, ये 1992 का केस है, 1992 जजमेंट बाद में आता है। 1992 में क्या हुआ, जब ये कॉन्सेप्ट आता है कि जो लोग किसी भी तरीके से एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं तो शेड्यूल 10 ऐड किया गया, तो उसके चैलेंज करते हुए ये सारी कोई केस को लाया गया था। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, उस पर्टिकुलर जो एक्ट था उसका कुछ प्रोविजन को वायलेटिव माना गया तो उसको रिपील किया, सेवरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया गया, लेकिन बाकी 3 केसेस में नहीं यूज किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है सी, मिनर्वा मिल का केस डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी से रिलेटेड नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपको जो भी डॉक्ट्रिन्स दी गई है, 6-7 इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स, आपको सारे डॉक्ट्रिन्स जानना है, उसके लीडिंग केसेस जानने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन, चाहे इसमें कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ कि डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, तो उस तरह के क्वेश्चन आपको एंटिसिपेट करके चलने हैं। मैं एक 25 आइडियल क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइडिंग फॉर फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान जब इमरजेंसी किया था, किस आर्टिकल को सस्पेंड नहीं किया था। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर है 20 या 21। जो 20 और 21 आर्टिकल है, इसको कभी भी आप सस्पेंड नहीं कर सकते। हाल पहले ये माना जाता था सारे आर्टिकल सस्पेंड ऑटोमेटिक हो जाते हैं, लेकिन आज ये है कि 20 और आर्टिकल जो 21 है उसे आप इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आर्टिकल 14 से लेके 32 तक जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो सब आप एक बार गो थ्रू कर ले, आप उसको डिस्कस कर ले, एक बार देख ले कि उसका इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है और उस पर क्या लीडिंग केसेस है, ठीक है, उसमें आपको ये भी मिल जाएगा। और जो इमरजेंसी की बात की है वो 352 से लेके 360 में दिया है, तो आप उसे भी देख ले, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है रिट ऑफ मैंडेमस क्या इशू किया था। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है कि रिट ऑफ मैंडेमस
कब इशू किया जाता है, किसे इशू किया जाता है? तो पहला जो ऑप्शन है वो है कंपेल टू जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी टू ओनली एक्ट। ठीक है, तो ये गलत आंसर जा रहा है, क्योंकि रिट ऑफ मैंडेमस इस काम के लिए यूज नहीं होता है। वो बेसिकली क्या करता है, कहता है किसी अथॉरिटी को कुछ कार्य कीजिए आप, जुडिशियल के लिए नहीं है, वो किसी भी अथॉरिटी के लिए है। म्यूनसिपैलिटी है, एक गड्ढे को नहीं भरा है तो आप रिट ऑफ मैंडेमस के लिए जा सकते हैं, या फिर इनसैनिटरी कंडीशन है, म्यूनसिपैलिटी काम नहीं कर रही है कुछ, तो आप रिट ऑफ मैंडेमस के लिए जा सकते हैं कि उस अथॉरिटी को कोर्ट डायरेक्शन दे। वो जरूरी नहीं जुडिशियल अथॉरिटी हो। ठीक है, तो रिट ऑफ मैंडेमस जुडिशियल अथॉरिटी के लिए नहीं होता। तीसरा जो है कंपेल टू अथॉरिटी, ये तो अपने आप गलत हो जाएगा। चौथा भी गलत है, कंपेल टू प्राइवेट पर्सन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी, कंपेल टू अथॉरिटी टू एक्ट, कुछ करने के लिए अथॉरिटी को डायरेक्शन देना। क्या कैसे करने के लिए डायरेक्शन नहीं देना है, जो सी है वो इसलिए गलत हो जा रहा है। डी, किसी प्राइवेट पर्सन के लिए ये रिट नहीं है। अगला भी क्वेश्चन रिट से है, रिट ऑफ क्यू वारंटो। क्यू वारंटो कब इशू किया जाता है, किसके अगेंस्ट? तो किसी पर्सन के अगेंस्ट, बिल्कुल गलत। किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट जो विश करता है कि वो अज्यूम कर ले किसी ऑफिस को, नहीं, क्योंकि वो किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट वो इशू किया था जो एक ऑफिस को होल्ड कर रहा है। तब पूछा जाता है कि आपने, आपकी अथॉरिटी कहाँ से है, आप किससे पूछ के वो ऑफिस होल्ड करें, यानी जो इसका आंसर सी है वो करेक्ट है। ठीक है, कि कोई पब्लिक ऑफिसर जो होल्ड कर रहा है किसी ऑफिस, उससे पूछा जाता है कि आप किस अथॉरिटी से ये ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, डी गलत है, क्योंकि इसमें दिया है कि जो ऑफिस छोड़ चुका है उससे उसे क्यों रिट दिया जाएगा, उसके खिलाफ क्यों रिट इशू किया जाएगा। तो ए बी सी में डी में से सी सही है, बाकी सब गलत है। इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट ये है कि रिट कैन बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन। गलत, रिट किसी भी पर्सन के द्वारा थोड़ी नहीं फाइल किया जा सकता है, उसमें कंडीशन है पावर ऑफ कोर्ट फॉर जुडिशियल रिव्यू, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, लोकस स्टैंडाई का मतलब ये नहीं था। तीसरा जो ऑप्शन है राइट ऑफ पेटिशनर टू फाइल रिट पिटिशन, ये चीज़ है। लोकस स्टैंडाई का मतलब है आपके पास क्या अधिकार है कि आप ये रिट डाल रहे हैं, आप किस तरीके से इस केस से रिलेटेड है। तो जब आप केस को फाइल करते हैं, रिट को फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले पूछे आपकी क्या अथॉरिटी है, आप क्यों आप ये रिट लेकर आए, आपका क्या इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो आपको ये चीज़ प्रूव करना ही लोकस स्टैंडाई है। ठीक है, स्टैंडाई मतलब स्टैंडिंग, लोकस मतलब क्या आप ग्राउंड है, कि आप किस ग्राउंड पर आप यहाँ इस केस में प्रेजेंट हो रहे हैं मेरे सामने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। डी तो गलत ही है, डिस्क्रिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। ठीक है, तो इसका भी आंसर सी है। आगे हम देखते हैं 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन नॉट हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ये गलत है, हो सकता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया है। डीएल, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इफ ऑथराइज्ड बाय एक्ट या स्टैट्यूट, बिल्कुल सही। अगर स्टैट्यूट या एक्ट देता है तो आप किसी भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दे सकते हैं, अगर उसके एक्ट या फिर जो स्टैट्यूट है जिससे वो बनता है, जो पेरेंट एक्ट है, उससे अथराइज्ड है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। बाकी सी और डी गलत होता है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। सी कहता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इफ नॉट ऑथराइज्ड, ये बिल्कुल गलत है। अगर उसके पेरेंट एक्ट के द्वारा ऑथराइज्ड ही नहीं है तो वो नहीं हो सकता, भले ही वो रीजनेबल हो, कितना भी वैलिड हो, कितना भी जस्टिफाइड हो, लेकिन अगर पेरेंट एक्ट अलाउ नहीं करता तो आप उसको नहीं कर सकते, वो वायलेटिव हो जाएगा उस पेरेंट एक्ट के। ठीक है, नन ऑफ द अबव तो गलत हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज कंसर्न विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एट रेस्ट, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज कंसर्न विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज फंक्शन इन मोशन। ये स्टेटमेंट किसका है? पहला ऑस्टिन, सामन, एम्पिजेन या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन पूछे जाए हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो पहला, दूसरा, तीसरा नहीं है, नन ऑफ दीज इसका आंसर है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो है हॉलैंड का। ठीक है, हॉलैंड, HOLLAND, हॉलैंड। हॉलैंड ने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है वो डील करता है किस तरीके से गवर्नमेंट काम करेगी, ये एक बेसिक मतलब आइडिया देता है, और कैसे काम कर रही है, मोशन में है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको 1, 2, 3 जो स्टेटमेंट है उसे कंसीडर करना और बताना है कि इनमें से कौन सही है। ठीक है, पहला, द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अप टू एनी एक्सटेंट बारिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला ये हो गया कि किसी भी एक्सटेंट तक आप अमेंड कर सकते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल कर सकते हैं अमेंड किसी भी एक्सटेंट तक, पहला तो सही है। दूसरा, द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड ओनली बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेक्टिफिकेशन बाय लेजिस्लेचर ऑफ 1/2 ऑफ द स्टेट, बिल्कुल गलत। ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उसे रेक्टिफाई कराए स्टेट से,
रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता आप जब अमेंडमेंट पढ़ते होंगे, 3 तरह के अमेंडमेंट होते हैं, एक सिंपल मेजॉरिटी से, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी से और तीसरा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन। लेकिन अगर आप प्रियम्बल में अमेंडमेंट कर रहे हैं तो आप रेक्टिफिकेशन में चले जाए, ये मतलब अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। प्रियम्बल हैज़ नो रोल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी प्रोविजन, बिल्कुल गलत। प्रियम्बल को बेसिस मानकर ही आप मतलब इंटरप्रेट करते हैं, वो बल्कि हेल्प करता है आपको इंटरप्रिटेशन में, किस तरीके से आपको इंटरप्रेट करे, ठीक है, क्या स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बताता है प्रियम्बल। तो तीसरा और दूसरा गलत है, सिर्फ पहला सही, यानी ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी है ओनली 1, वो सही है। अब हम डील करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है फंडामेंटल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। किस तरह के राइट्स फंडामेंटल राइट्स में दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ग्रुप राइट या इंडिविजुअल राइट। तो आप बताइए पहला और दूसरा या फिर दोनों नहीं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोनों। फंडामेंटल राइट्स तो जो दिए गए हैं आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक, उसमें दोनों तरह के राइट्स की बात की गई है, चाहे वो इंडिविजुअल राइट हो या कलेक्टिव राइट हो, जो ग्रुप राइट जिसे कहते हैं, दोनों तरह के राइट्स डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। याद रखिए गलत है, सही नहीं है। पहला, इन अ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नाइदर प्रेसिडेंट नॉर द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन इंडिविजुअली और पर्सनली, ठीक है। तो करेक्ट नहीं है, ये देखना है। तो इसमें ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये गलत नहीं है। क्यों? कैबिनेट फॉर्म में प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव वो जो फंक्शन होता है इंडिविजुअली या पर्सनली नहीं करती है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, ठीक है। और हमें पता क्या करना है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। दूसरा स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट सही है कि गवर्नर जो काम, जिसके नाम पर गवर्नर के नाम पे जो काम किया था वो एग्जीक्यूटिव एक्शन माना जाता है उस पर्टिकुलर राज्य का, स्टेट का। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी, द गवर्नर कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली आंसरेबल फॉर एनी पोर्शन ऑफ द एड्रेस टू द जॉइंट सेशन। जो जॉइंट सेशन में गवर्नर जो भी बोलते हैं उसके लिए उन्हें उत्तरदायित्व नहीं ठहराया जा सकता। ये भी स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे, तो इसका आंसर होगा डी, द गवर्नर इज बाउंड बाई ऑल हिज पावर एंड फंक्शन एंड द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल। मतलब अगर ये आप कहते हैं कि गवर्नर हर तरीके से बाउंड है, उसके सारे फंक्शन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा वही गवर्नर करेगा, तो ये गलत है स्टेटमेंट है। क्योंकि गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा वो अपॉइंट करता है। हालांकि अगर सपोज कीजिए मेजॉरिटी आती है किसी पार्टी के पास, ठीक है, उसमें से एक जो नेता है वो सामने आता है और कहता है मैं सीएम बनूंगा, गवर्नर कहता है नहीं आप सीएम नहीं बनेंगे, वो किसी और व्यक्ति को सीएम बना देता है। तो गवर्नर के पास ये पावर है, डिस्क्रिशनरी की पावर, ठीक है। वो किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से बाउंड नहीं है उस समय। तो ये बात अलग है कि वो जब पार्लियामेंट में जाएगा, मतलब लेजिस्लेशन में जाएगा, फिर अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर पाता है वो नेता या नहीं, वो बात अलग है। लेकिन गवर्नर के पास ये पावर है, ठीक है। तो डिस्क्रिशन दी गई है, तो ये जो स्टेटमेंट है डी वो गलत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू द डिसीजन ऑफ डीसेवाड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के। इस केस में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो देखिए, प्रेसिडेंट इज इंटाइटल टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये स्टेटमेंट इस केस से रिलेटेड नहीं है, तो ये तो गलत हो जाता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123, ये तो गलत है, ठीक है। 123 जो है एम्पावर करता है आर्टिकल द प्रेसिडेंट टू इशू सक्सेसिव ऑर्डिनेंस, ये भी स्टेटमेंट इस केस से रिलेटेड। इस केस में जो है वो कलरेबल रिप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज अनकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसा ऑर्डिनेंस लाना जिससे आप कलरेबल लेजिस्लेशन बनाना चाहते हैं, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था। जो ये केस है वो कलरेबल लेजिस्लेशन पर है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। जो डी है उसको भी देख लेते हैं, गवर्नर राइट्स ऑफ री इशुएंस ऑफ ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी क्वेश्चन, ये बात नहीं की गई थी इस पर्टिकुलर केस में। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आंसर क्वेश्चन जो ऑप्शन बी है, कलरेबल रीप्रोमोलगेशन और ऑफ ऑर्डिनेंस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये केस कहा गया था डीसी वढ़ा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में। हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है विथ रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ केसेस फ्रॉम हाईकोर्ट। हाईकोर्ट से एक केस दूसरे केस हाईकोर्ट में ट्रांसफर हो सकता है या नहीं, इसको लेकर नीचे दिए गए 4 स्टेटमेंट में से कौन सा कोई स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, वो हमें पता करना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है केसेस इन्वॉल्विंग सेम और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ शुड बी पेंडिंग बिफोर
सुप्रीम कोर्ट और वन और मोर हाई कोर्ट उसे ट्रांसफर किया जा सकता है, बिल्कुल सही, उसे ट्रांसफर किया जा सकता है क्योंकि उसमें सेम और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो ट्रांसफर कर सकता है, हाई कोर्ट चाहे जहां पर दो से ज़्यादा हाई कोर्ट इन्वॉल्व है वो ट्रांसफर कर सकती है। दूसरा, एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग फॉर ट्रांसफर, अगर ऐसा ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन दी गई अटॉर्नी जनरल के द्वारा या फिर किसी पार्टी के द्वारा तो ट्रांसफर किया जा सकता है। तीसरा, ट्रांसफर इज पॉसिबल व्हेन सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बिल्कुल ट्रांसफर हो सकता है अगर वो सेटिस्फाइड है कि ऐसा ट्रांसफर किया जाना चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, तो हमें गलत ढूंढना था, तो गलत आंसर है डी। डी कहता है ट्रांसफर ऑफ केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर इज नॉट परमिशेबल इन एनी सर्कम, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हाई कोर्ट एक केस को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जुडिशियल रिव्यू जो होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको लेकर कुछ स्टेटमेंट दिए गए, उसे आपको देखना है सही है या गलत है। पहला, जुडिशियल रिव्यू अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन में से बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है, ठीक है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने केसेस में बताया उसमें ये कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर है। दूसरा, कैन ओनली बी आउटसाइड और एक्सक्लूडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल में, सिर्फ तभी एक्सक्लूड किया जा सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी जुडिशियल रिव्यू की पावर छीन नहीं सकते, ये इसलिए सिर्फ जो वन है वो करेक्ट है, बाकी सेकंड गलत है, तो इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 में बोलता है इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो स्टेट पीएससी या यूपीएससी है वो नहीं करती है। तो इसमें से तीन स्टेटमेंट दिए वो देखते हैं। पहला, एडवाइजिंग द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑन मैटर रिलेटिंग टू मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट और टू सिविल सर्विसेज एंड फॉर सिविल पोस्ट, किस तरीके से सिविल पोस्ट में रिक्रूटमेंट होगा, क्या मेथड होना चाहिए, ये सारी बात यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी करती है, वही बताती है किस तरीके से रिक्रूटमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कंसल्टेशन इन क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट किया जाए या नहीं, इसके लेकर कंसल्टेशन ये काम नहीं करती है, ठीक है। तीसरा, तो ये जिसका ऑप्शन है वो सेकंड सही होगा अभी तक। इसके अलावा कंसल्टेशन ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग अ पर्सन सर्विंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अ पर्सन सर्विंग द गवर्नमेंट, अगर डिसिप्लिनरी मैटर को लेकर कोई कंसल्टेशन देना तो वो काम करती है यूपीएससी या स्टेट पीएससी। तो इसके में हमें जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत मिला, तो यानी ऑप्शन नंबर सी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन है 20, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोल रहा है आप कुछ मैच द फॉलोइंग है, कुछ केसेस है, आप देखिए इसमें कौन सा स्टेटमेंट क्या अरेंजमेंट सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी किस केस में कहा गया है, तो देखिए यहाँ पर 4 केसेस के नाम दिए गए। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफएम बलसार, अगर आपको चारों केस के फैक्ट पता होंगे, उसमें जजमेंट पता होगा तो आप रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए स्टेट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी क्या होती है, कलरेबल लेजिस्लेशन क्या होता है, पिथ एंड सब्सटेंस क्या होता है, और हार्मोनियस कंस्ट्रेंट, ये 4 डॉक्ट्रिन आपको पता होना चाहिए और इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केसेस है, तो अगर आपको पता होगा तो आप इसमें बड़े आराम से कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। क्यों कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, इसका केस बहुत ही फेमस था, एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। करुणानिधि के बारे में आप जानते होंगे, करुणानिधि कौन है, ठीक है, सीएम रह चुके हैं। उनके खिलाफ जो डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी लाई गई थी, जो डॉक्ट्रिन यूज किया गया इस केस में, वो इस केस से रिलेटेड है। दूसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, कलरेबल लेजिस्लेशन का जो केस है वो है के सीजे नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। और पिथ एंड सब्सटेंस का तो आप जानते हैं प्रफुल्ल कुमार, मतलब सबसे लीडिंग केस है पिथ एंड सब्सटेंस का। और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का एफएन बलसारा केस, ये 2 केस अगर आपको इनमें से 2 भी पता है और 3 भी पता हो तो आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 4, 3, 2, 1। तो इस क्वेश्चन से आप ये समझ पा रहे हैं कि ये 4 जो डॉक्ट्रिन है, इसके अलावा भी 3-4 डॉक्ट्रिन है, ये 8 डॉक्ट्रिन आपको पता होना चाहिए, क्या कहता है, क्या मतलब, और उसके क्या इंपॉर्टेंट केस लॉज है। अगर आप पता है तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आते हैं हम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 21 में 3 स्टेटमेंट दिए गए, आपको यही पता करना है कौन से करेक्ट है। तो पहला, इमरजेंसी इज ऑलवेज इम्पोज थ्रू आउट द नेशन, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ऑलवेज लिख दिया है कि हमेशा थ्रू आउट द नेशन है, ठीक है, तो ये क्या सही है, बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो 1, 2, 3 तो हो नहीं सकता। इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड नॉट ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्चुअल वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड बट ऑल्सो ऑन एंटीसिपेशन, अगर आपको डर है कि ऐसा कुछ हो सकता है तब भी आप इमरजेंसी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है, तो 2 तो सही हो गया। तीसरा, एवरी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी विल नॉट रिमेन इन फोर्स आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, सही है, अनलेस इट इज अप्रूव, बिल्कुल विल नॉट रिमेन इन फोर्स, बिल्कुल सही है, अगर ऐसा है तो वो 1 महीने से ज़्यादा इन्फोर्स में नहीं रहेगा, 1 महीने के अंदर वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो उसे अप्रूव नहीं करती है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है 2 एंड 3 यही
करेक्ट है, यही स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। फिर हम आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑल एस्पेक्ट ऑफ फैमिली लॉ आर इन द, फैमिली लॉ से रिलेटेड जो भी मैटर है वो किस लिस्ट में रखा गया, ये क्वेश्चन है 22। तो इसमें इसका जो आंसर बहुत सिंपल है, कंकरेंट लिस्ट। इस पर जो रूलिंग हो सकती है या जो लॉ हो सकता है वो यूनियन भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, तो इसलिए कंकरेंट लिस्ट में रखा गया फैमिली मैटर्स। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। वो बोलता है स्टेट सेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन और यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में दिया गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए आप जब डीपीएसपी पढ़ते हैं 38 से लेके 50 तक, ठीक है, तो ये जो 12-13 आर्टिकल से आपको लाइन से याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट, तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि इस पर डिबेट चल रही है कि इसे इन्फोर्स कराया जाए और इसे एक लॉ बना दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आपको ये पता होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है और किस आर्टिकल में दिया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं आर्टिकल 44 डील करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। फिर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स किस मतलब केस में बताई थी, किस केस में फॉर्मुलेट की थी। तो देखिए आप देख रहे होंगे 25 क्वेश्चन में हमने कई क्वेश्चन ऐसे देखे जो डॉक्ट्रिन से पूछ रहा है। तो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ने में आपको ये याद रखना है कि जो 7-8 डॉक्ट्रिन है वो आपको एकदम पता होना ही चाहिए, उससे लीडिंग केस, डॉक्ट्रिन और किस जज ने क्या फॉर्मुलेट किया, कब फॉर्मुलेट, ये इंपॉर्टेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप कमांड कर सकते हैं। तो इस केस में हम देखते हैं कि जो ये क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहाँ बनाई गई, किस केस में बनाई गई। तो पहला जो केस है भिकाजी नारायण दाकरस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, इस केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन को फॉर्मुलेट किया था, ठीक है, जो इसका आंसर होगा ए। फिर क्वेश्चन नंबर 25 और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कॉन्करेंट लिस्ट को किसने ट्विलाइट जोन कहा है। ठीक है, आप सिंपल तरीके समझिए, ट्विलाइट जोन किसने कहा है कॉन्करेंट लिस्ट को, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है इसमें यूनियन और स्टेट दोनों को पावर है, ठीक है, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट लॉ बनाने का। तो इसे ट्विलाइट जोन किसने कहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पाइली, एमवी पाइली, ठीक है। तो इन्होंने कहा था ट्विलाइट जोन। तो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि कोई स्टेटमेंट दे दिया था और उसके पूछा था कि इसका ओरेटर कौन है, किसने ये स्टेटमेंट कहा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। तो हम इस 25 क्वेश्चन से ये समझ पा रहे हैं कि हम 25 क्वेश्चन तो कुछ देखा ही, साथ में कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखा, कुछ केस लॉस को भी समझा, प्लस जो फायदा ये है वो हम ये समझ पा रहे हैं कि जो डॉक्ट्रिन्स है वो इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन सारे आप देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है वो सारे आप नोट करके रखिए, एक जगह रखिए, तो आपके लगभग 100-150 क्वेश्चन अपने आप में बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जो वो सारे क्वेश्चंस है, फंडामेंटल राइट्स के जो क्वेश्चंस है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, प्लस जो लीडिंग केस है, इतने में आपका कॉन्स्टिट्यूशन लगभग कवर हो जाता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।